नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन की तारीख तो टल गई। अब 2-3 दिन बाद इस पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक तस्वीर काबुल से आई है जिसने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ काबुल पहुंच चुके हैं, जो ISI तालिबान के लिए हथियार मुहैया कराता था। जिस ISI ने तालिबान में तालिबान सरकार के लिए पूरी तरह से समर्थन किया और अफगानिस्तान में उसके लिए पूरा जोर लगा दिया, उसी का प्रमुख शुक्राना करने के लिए काबुल पहुंचा। आतंक के मास्टरमाइंड के बीच इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें हैं। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का ये प्रेम कोई नया नहीं है। अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही पाकिस्तान के सेलेक्टेड PM इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अब वही राग वहां के सारे शासक से लेकर जनता जप रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि आतंक की नर्सरी के लिए बदनाम पाकिस्तान आखिर इतना बेताब क्यों दिख रहा है? तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान दिन रात एक क्यों कर रहा है? क्या है बरादर के बिग ब्रदर पाकिस्तान के खतरनाक इरादे? क्या पंजशीर के विरुद्ध तालिबानी अफवाह के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है? पाकिस्तानी चीफ ISI चीफ अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपराजिता सारंगी जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, सुशांत सरीन जी, अब्दुल समद याकूब जी और मोहम्मद आलम जी। ये दो मोहम्मद आलम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मोना आलम जी भी हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। तो जो दो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अब्दुल समद याकूब जी हैं, जो वो PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत। अपराजिता जी, सबसे पहले आपको हम इस चर्चा में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जनरल गुरमीत सिंह और सुशांत सरीन जी से राय लेनी जरूरी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा, क्या आप इसे मानती हैं, अगर ISI चीफ अफगानिस्तान पहले ही पहुंच चुके हैं? दूसरा, अपराजिता जी, ये कि तालिबान की सरकार अब बन चुकी है, घोषणा 2-3 दिन में हो जाएगी और हम तालिबान को नहीं मानते, उसे एक आतंकवादी गुट मानते हैं, ये हमारे लिए खतरा है। तीसरा ये कि अब पाकिस्तान के MP वहां के DV चैनल्स पर बैठकर अपराजिता जी ये कहते हैं कि तालिबान अब आकर कश्मीर में मदद करेगा, हमारी कश्मीर को हमें दिलाने में। इन सब खतरों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारे लिए गंभीर चुनौती है और हम इससे कैसे निपटेंगे? हमारी सरकार कैसे निपटेगी? क्या रुख होना चाहिए हमारी सरकार का? अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि भारत सरकार का आभिमुख्य स्पष्ट है और हम बड़ी परिपक्वता के साथ तालिबान को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब ने बाइबल का वो वक्तव्य सुना होगा, लॉर्ड आई डू नॉट वांट टू सी द डिस्टेंट सीन, वन स्टेप इज एनफ फॉर मी। हम दूर का दृश्य देखना नहीं चाहते हैं, हमारे लिए एक कदम ही काफी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को अपने हाथों में लिया, तब से हमारी नीति सिर्फ एक रही है, हम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते थे और सुरक्षा देते आ रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति का आरंभ किया गया, जैसा कि आप जानते हैं। 565 लोगों को हम वहां से सुरक्षित ले आए और उसमें 111 अफगान नेशनल्स भी थे और ये जो मुहिम है वो जारी है। और आप सब जानते हैं कि हमने करीबन 20 सालों में $3 बिलियन भित्ति भूमि के विकास के लिए, पार्लियामेंट के विकास के लिए और अन्य जितने भी विकास के कार्य थे उसकी दिशा में अफगानिस्तान में खर्च किए। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे टाइज रहे हैं, मैं कहूँ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो आज के संदर्भ में आपको याद होगा, मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ठीक है, श्री दीपक मित्तल जी ने दोहा में भी बातचीत की थी और हमने अपने टर्म्स पर बातचीत की। और जहां तक, देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे आप 30 सेकेंड दें, जहां तक आज ISI चीफ के वहां जाने का सवाल है, तो मैं आपको कह दूं कि अभी हमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट फॉर्मेशन की दिशा में कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
सरकार का स्वरूप क्या होगा तालिबान में, तालिबान के द्वारा, ये हमें पता नहीं है। अफगानिस्तान किस तरह का सरकार लेकर आ रही है हमें ज्ञात नहीं है। और मैं तीसरी बात आप सबको कह दूं कि हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आप सब देखेंगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है अपराजिता जी, काफी संजीदगी के साथ पूरी चीजों पर, पूरे डेवलपमेंट्स पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो सरकार है, उनकी सरकारी अंदरूनी मामला है, इस पर कोई भी किसी भी तरह का वक्तव्य देना मुझे लगता है भारत सरकार के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जी अब्दुल याकूब जी, याकूब जी अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो कोई इनविटेशन आया नहीं है, ये अचानक से आईएसआई चीफ क्यों पहुंच गए वहां पर? देखें, ये तो अब कोई आईएसआई का स्पोक्स पर्सन ही आपको बता सकता है कि वो क्यों गए। इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्यों गए वो। पॉलिटिकली अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहे तो लेकिन याकूब जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार है ना वहां पर, तो कम से कम ये तो बता सकते हैं आप। हमारा स्टेक बड़ा हाई है वहां पे। आपकी खुफिया एजेंसी है ना। देखें, हमारा स्टेक वहां पे बड़ा हाई है और आज से नहीं रहा, ये हमेशा से आपको एक इसकी हिस्ट्री है। ये उसमें 92 में भी यहाँ पे हमारा पेशावर अकॉर्ड हुआ था, सारे आए थे। और आपको पता है कि अभी नॉर्दर्न अलायंस वाले भी जब फॉल ऑफ वो हुआ है काबुल, तो उसके बाद ये सारे हमारे पास आए हैं। तो डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो अफगानी जो लोग हैं या वहां पे जो ट्राइबल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका वो भी हमारी तरफ देखते हैं, वो आपकी तरफ नहीं देखते कि वो आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो। $3 बिलियन आपकी तरफ, याकूब जी, $3 बिलियन। और उसके अलावा एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आपको गिनवाने लगे तो आप हैरान रह जाएंगे जो हमने किया है। और इस वक्त जितने शरणार्थी हमारे यहाँ हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कभी। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बिना ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान, अरे तालिबान की अभी सरकार बनी नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ नहीं, आप पहुंच गए कि साहब हम हमारी मदद ले लो, हम आपके साथ हैं। क्यों? यही बात अगर आपको समझ आ जाती कि जी आप $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करके भी अपना कोई स्टेक वहां पे नहीं कर सके, या कर चुके ना, उनके अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हमने किसी मैलाफाइड इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है वहां पर याकूब जी, हमने तो लोगों की मदद की है। आज हिंदुस्तान में कितने अफगानी हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ जिंदा हैं, वो यहाँ उनके बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आपने तो अपनी बॉर्डर सील कर दी, आपने तो कहा कि नहीं आएंगे अफगानी, हमारे वहां नहीं एंटर कर सकते। वो बच्चे जो नॉर्दर्न अलायंस के जो पार्टीज हैं, उनके कुछ बच्चे जो प्रो इंडियंस हैं, जो आपके उसके इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप अशरफ गनी कह ले, तो अफगानिस्तान जो है ना वो एक चंद महदूद अशरफ गनी रजीम या चंद वार लॉर्ड्स नहीं है जिनको आपने अपनी तरफ करने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की। हमारा याकूब जी, हम उनको याकूब जी, हमने तो लोगों की सिर्फ मदद की है, वाइडर रिस्पेक्ट, हमने तो सिर्फ लोगों को खाना खिलाया है ना। और याकूब जी ये भी आपको बताते हैं, फर्क आपको बताते हैं, फर्क यहाँ पर क्या है। फर्क यहां पर सिर्फ ये है याकूब जी, फर्क ये है कि आपने तालिबान को हथियार दिए, आपने तालिबान को पैसा दिया, आपने अफगानिस्तान में खून खराबा किया और हमने अफगानिस्तान का विकास किया, वहां पे शांति स्थापना करने की कोशिश की। सुशांत सरीन जी, सर आप इस बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि आईएसआई चीफ का वहां पहुंचना सरासर गलत है और पाकिस्तान की बुरी नीयत पर हमें एकदम से सवाल खड़े करता है? सईद, ये कौन सी कोई नई बात है जो वहां पर हो रही है? मतलब ये वो कब से तो उनका हस्तक्षेप रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये सारी की सारी जंग ही इन्होंने लड़ी है पाकिस्तानियों ने। तो अब जो इनकी तरफ से वक्तव्य आया है वो तो ये है कि भाई वो गए हैं वहां पर तिजारत की बात करने, ट्रेड की टॉक्स करने। अब ये कौन सा जासूस है जो जाके ट्रेड की टॉक्स करता है भाई जहां पर दूसरे देश में जाके? पहली बार मैंने सुना है कि कोई, मैंने आज तक नहीं सुना कि CIA, KGB, रॉ या किसी भी मुसाद का जो चीफ है वो किसी दूसरे देश में जाके ट्रेड टॉक्स कर रहा है। लेकिन ये कर रहे हैं, अब टोपी पहना रहे हैं, पहनाते रहे, पहली बात। लेकिन बड़ा क्लियर बात है कि वो गए हैं क्योंकि जितना समय लग रहा है वहां पर सरकार बनाने में, और जो वहां से खबरें निकल के आ रही हैं कि तालिबान के अंदर एक कश्मकश चल रही है लोगों की, जो शायद दुनिया के साथ कुछ हद तक
कदम मिलाकर के चलना चाहते हैं, और कुछ वो लोग जो बिल्कुल जो तालिबान का असली स्वरूप है उसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, जो उनका कट्टरपंथी एक तसव्वुर है दुनिया का, उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल ये एक कश्मकश सी जरूर चल रही है वहां पर। एक और कश्मकश है उन लोगों की जो राजनीतिक लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे, और उन लोगों की अब दोनों को सत्ता में अपना अपनी भागीदारी चाहिए, और शायद वो भी एक कश्मकश चल रही है, और उसको सरकार सर अभी इन साहब ने बोला कि 1992 में। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं जनरल सिंह के पास जाना चाहूंगा, जनरल गुरमीत सिंह। जनरल सिंह, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अभी से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे छूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो मदद करनी थी तालिबान की कर दी और तालिबान अब हमें भूल जाए? तो जल्दबाजी में ये ISI चीफ वहां पर पहुंच गए हैं, बिन बुलाए, बिन कुछ सोचे समझे, और इससे हमें कितना अलर्ट रहना है? सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये DGIS का काबुल में जाना, और पहली बार कोई मैं कहूँगा ऑफिशियल तरीके से इतने बड़े पैमाने, इतने बड़े लेवल का जो ऑफिसर गया है, इसमें तो एक सस्पिशन था होता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि इस वक्त इस क्षण के अंदर में, पंचशील के अंदर में, पाकिस्तान के कमांडोज, उनके ऑफिसर, उनके जवान, उनके हथियार, उनके बंदूक गाड़ियां, पार्टी गन और हेलीकॉप्टर गए हुए हैं लड़ने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स के साथ में, जो लड़ाई चल रही है। और जहां इनको तालिबान और उनके साथ में जो अलकायदा और पाकिस्तान से गए हुए ये सोल्जर्स हैं, उनको बड़ी मात्रा में उनको नाकामी मिल रही है। दूसरा, उनके जो डिप्लोमेटिक वाले हैं वो गए हुए हैं दोहा में मिलने के लिए, और DGIS गए हैं काबुल में मिलने के लिए। मेरे को तो लगता है कोई रिवर्स है, बहुत बड़ा रिवर्स हुआ है, बहुत बड़ी उनको हानि हुई है, जिसके कारण DGIS से गए हैं। और देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मुखिया है वो जाता है और ऑफिशियली क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल फेल है, तो इकोनॉमी में क्या मदद करेंगे, और सिक्योरिटी जिसमें खुद ही इंटरफेरेंस करते हैं। तो अवश्य ही ऐसा लगता है, जहां तो इंटरफेरेंस के लिए गए हैं, और जो 3-4 दिन का जो वक्फा पड़ रहा है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, लगता है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो हिस्सा जहां जो सजेशन पाकिस्तान का है उसके ऊपर में अवश्य ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो गए हैं वहां पर और भी इंटरफेरेंस करने के लिए, और उनके ऊपर में एक दबाव और भी है चाइना का कि इकोनॉमी के लिए जो चाइना की रिक्वायरमेंट है उसके जाके बात करो, और उसके उनकी जो अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं। देखिए, 3 तरह के लोग हैं जो इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। एक जो अपॉर्चुनिटी को बुनाना चाहते हैं, दूसरा जो स्पॉयलर्स हैं, और तीसरा जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और ये जो पाकिस्तान है ये स्पॉयलर भी है, एक्सप्लॉइटर भी है, और ये इसी के लिए गए, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए, आज जो पाकिस्तान ने अपने ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो तालिबान के स्पोक्समैन भी बन रहे हैं, उनके एडवाइजर भी बन रहे हैं, और उनके एम्बेसडर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि आप तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बता रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के जो NSA हैं वो उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि अमेरिका को कि इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कीजिए तालिबान को। उन्होंने तो इस बात के लिए धमकी भी दे दी 9/11 का कि एक और 9/11 हो सकते हैं। क्योंकि ये सब के पीछे में पाकिस्तान की जो साजिश है, जो चाल है, उसी के लिए ये वहां पर गए हैं DGIS। अदरवाइज इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया क्यों जाएगा? बिल्कुल जनरल सिंह, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से आएंगे आपके पास, और सुशांत सर का भी ऑडियो अब तक ठीक हो चुका होगा। मोना आलम जी, आपका और हमारा एक ऐसा पड़ोसी जहां पर जबरदस्त वॉर जैसी स्थिति है, वहां एक नई सरकार बन रही है, एक ऐसी सरकार बन रही है जिस ऑर्गेनाइजेशन पर शक है पूरी तरह से, उसे टेररिज्म से जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है
अभी सरकार का फॉर्मेशन हुआ नहीं, नाम आए नहीं सामने, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऐसे में आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ वहां पर चले जाते हैं, क्या ये सही है? और फिर ये तर्क दिया जाता है, ये लॉजिक दिया जाता है कि साहब वो तो इकोनॉमी की बात करने गए, वो तो ट्रेड की बात करने गए, तो कहीं आप खुद पाकिस्तान अपने आप एक्सपोज मुना जी नहीं हो रहा है? सईद साहब देखें, आपके भी जो एनवॉय हैं वो कतर में मिले हैं आज से 4 रोज पहले तालिबान से, और मुझे समझ नहीं आता, मैं जो एक चीज जो फैथम नहीं कर पा रही हूँ वो ये है कि भारत के आपके डिप्लोमेटिक जो भी कोर हैं, उनकी मुलाकात अगर तालिबान से हो तो वो जायज है, लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई मुलाकात हो तो आप उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखते हैं? मुना जी, कतर में जो हो रहा है वो एक फॉर्मल डायलॉग चल रहा है, उसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है, उसमें तो दुनिया के और भी देश हैं। लेकिन क्या होता है हमेशा, मुना जी क्या होता है कि ये तो वही बात हो गई ना, बिन बुलाए मेहमान और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब जबरदस्ती आप अगर जाकर वहां पर जाने लगे, करने लगे, बात ऐसी करें जो हजम ना हो कि साहब हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो क्या इकोनॉमी है, क्या ट्रेड है अफगानिस्तान में, अभी क्या फ्यूचर आपको नजर आता है? और जाकर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शक नहीं होता। और वो भी एक आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ, क्या वहां ट्रेड की बात करने क्या जाएंगे, इकोनॉमी की क्या बात करेंगे? जी सईद साहब, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, आपको पता है अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है और वो अपनी तमाम ट्रेड के लिए, हर किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान में हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट आता है उनकी इस डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए, वो आता है सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट। हमारी उनसे शिकायत है कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं, उनकी हमसे शिकायत रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम उनके यहाँ कराते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है। इसी वजह से जब तक ये मामला हल नहीं होगा, सिक्योरिटी का मामला नहीं हल होगा, तो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान की हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको पता है कि चीन सबसे पहला मुल्क है जिन्होंने 15 अगस्त को, जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि हम वहां पर जो तालिबान की रजीम आती है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये आपने एक बात तो बहुत ईमानदारी से मोना जी आज मानी है कि टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके देश और हमारे देश दोनों में एक दूसरे हम लोग करवाते हैं, लेकिन इसका इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं तो जाहिर सी बात होता है, तभी होता है ना मोना जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप चाइना के पिछलग्गू हैं मोना जी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के पिछलग्गू हैं, चाइना ने बोल दिया कि साहब जो भी गवर्नमेंट बनेगी तालिबान की, हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपने कहा कि हम भी करेंगे उसे। तो आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और सोच कहाँ है? पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली कब सोचेगा मोना जी? सईद साहब, यही आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे कोई अफगानिस्तान में फेवरेट्स नहीं है, सारे एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आपको पता है कि सारे एथनिक ग्रुप्स तो प्रो तालिबान भी नहीं है, और अगर हम इतने ही कोई चाइना की लाइन टो कर रहे होते तो हमने भी फौरी तौर पर कह देना था कि हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। आज तक हमारा वेट एंड वॉच का स्टैंड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन मामलों पर नजर रखना चाहते हैं। एजेंसी के चीफ पहुंच जाते हैं, आईएएस के चीफ, और आप इसे वेट एंड वॉच कहती हैं। वेट एंड वॉच तो तब होता है ना, वेट एंड वॉच तो तब होता मुना जी जब वहां से कोई फॉर्मल कुछ सरकार बन जाती, कुछ होता है, इन्विटेशन आता, सब कुछ होता। सुशांत सर क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? आपको लगता है कि मोना जी ने आज कम से कम नेशनल टेलीविजन पर एक महत्वपूर्ण बात मान ली है कि हाँ, हम लोग आतंकवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? नहीं सही, मोना ने ये तो नहीं कहा था। वो ठीक कह रही हैं कि भाई हमारे ऊपर इल्जाम लगता था और हम उनके ऊपर लगाते थे, वो उनकी बात ठीक है। अब ये अलग बात है कि इन्होंने सिर्फ इल्जाम तक ही नहीं बात रही थी, उसके आगे भी बहुत कुछ किया था, सारी की सारी जंग थोपी है उनके ऊपर। लेकिन मुझे ज्यादा हंसी जो आ रही है कि 1992 की बात की थी अभी जो दूसरे साहब हैं उन्होंने, और मोना ने अभी एक ऐसा डायलॉग बोला जो 1992 में भी बड़ा सुनाई में देता था कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है अफगानिस्तान में। और ये लगातार ये डायलॉग होता था, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले करना चाहते हैं, जबकि सबको पता था कि इनका कौन फेवरेट था उस जमाने में, उसका नाम हिकमतयार था। और फिर उसका समर्थन इन्होंने तब तक किया जब तक उसने काबुल को सत्यानाश नहीं कर दिया, और जब उसके बावजूद काबुल नहीं फतह हुआ तो फिर इन्होंने तालिबान को खड़ा किया। तो ये इतिहास है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, लेकिन ये इतिहास है इनका हरदम। और
के अंदर से ही ये आवाज उठती है कि आपकी पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने हरदम किसी एक गुट के साथ अपने आप को वाबस्ता किया है बनस्बत इसके कि आप अफगानों के साथ अपने आप को जोड़े। तो ये जो सारा का सारी बात है कि हम एक ऑल इंक्लूसिव तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं, ये तो बयानात है। एक्चुअली ये कुछ मल्टी एथनिक गवर्नमेंट नहीं चाहते, ये कुछ नहीं चाहते, उस पर एक चोगा पहनाना चाहते हैं, क्योंकि सारे का सारा आप डायलॉग बाय डायलॉग में आपको 1992 के इनकी तकरीरें निकाल के दिखा दूंगा, वही चीज कट एंड पेस्ट आज निकल के आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और ये मान ले, अच्छा 1992 की बात कर रहे हैं, 1992 में अभी साहब ने बोला था कि जी वो पेशावर में अकॉर्ड करवाया था, एक मक्का में भी अकॉर्ड हुआ था जी। किसने करवाया था? यही आईएसआई वालों ने करवाया था उस समय अकॉर्ड। मेरे को बताएं कि अगर मैंने झूठ बोल रहा हूं। अभी क्या बहुत साल पहले से भी आ चुका है कि बिना सरकार की इजाजत के, उस जमाने में जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ थे, उनके बिना जानकारी के आईएसआई वालों ने मान्यता दे दी थी जो इनकी सरकार बनी थी, जो मुजाहिदीन की सरकार बनी थी। जनरल सिंह, क्या यहां पर अब पिछले दरवाजे से पाकिस्तान इस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की सेना में एंट्री की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, या हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर के बीच कोई मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है? सैयद जी देखिए, अगर क्यों गए हैं DGISI, अगर इसको डिकोड करना है तो 4 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि कल काबुल के अंदर में जो कह रहे हैं सेलिब्रेटिव फायर, 17 किल्ड और 42 जो इंजर्ड हुए हैं, वो असलियत क्या है? क्या ये आपस में फाइटिंग थी या इसके अंदर में ISI आता? नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि DGISI को वहां इमीडिएटली जाना पड़ा? दूसरी बात यह है कि जो पंजशीर के अंदर में जो तालिबान, अलकायदा और पाकिस्तान की फोर्सेस के ट्रुप वहां हिस्सा ले रहे थे, वहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनको विफलता मिली है और काफी किल्ड, इंजर्ड और एप्रीहेंडेड है। और उनके ऊपर में जो उनके पार्थिव शरीर है, उनके ऊपर में आई कार्ड वगैरह पाकिस्तान के मिले हैं। इससे भी लगता है कि ये कारण हो सकता है कि जिसके लिए गए हैं। इसके अलावा ये भी कारण है कि चाइना ने इनको धक्का मारा हो कि जाके इनकी पूरी जो कमिटमेंट पहले की थी, जो इनके बिजनेस के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए, और जो उनको डर है जो शिनजांग के अंदर में ETIM का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का डर है, इसके बारे में कमिटमेंट ले। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज जो डिकोड करेगी वो यही है कि जो सरकार बनानी थी और उसमें जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके अंदर में क्या इंटरफेरेंस पाकिस्तान करना चाहता है। ये चारों चीजें बताती हैं कि ये कुछ अनयूजुअल मूव है, नहीं तो DGIS का वहां जाना बनता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मोना जी, क्या आप, बहुत छोटे छोटे 2 सवाल आपसे एक साथ, क्या आप ISI चीफ के जाने को वैलिड मानती हैं? क्योंकि सरकार अभी वहां पर नहीं है, कोई ऑफिशियल इन्विटेशन आपके पास नहीं है। और दूसरा ये, कहीं अब पाकिस्तान को ये डर तो मोना जी नहीं लग रहा है कि हम हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते थे और अब मुल्ला बरादर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हो जाएंगे और आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आपको छिटक देंगे? पहले सवाल का आपके जवाब ये है कि देखें, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हर कोई चाहता है तालिबान से। तालिबान एक रियलिटी है और इंडिया भी अपनी तरफ से, आपकी सरकार भी जाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनसे कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो। आपने जो दोहा में किया, अब बात की उनसे, आप अपने तौर पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, विच इज फाइन। लेकिन बात यह है कि अगर कोई और मुल्क कर रहा है तो आप उसको इस तरह से शक की निगाह से नहीं देख सकते। विदाउट ऑफिशियल इन्विटेशन, विदाउट गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इसलिए शक होता है ना मोना जी? नहीं, दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्लीज। तालिबान की इन्विटेशन पर ही गए हैं DGISI वहां पर। और जाहिर है अभी अगर ये बात आप जवाब बनाएंगे कि गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे तो दुनिया में कोई भी उनसे बात नहीं कर पाएगा। डोमिनिक राब, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान आए हुए हैं, वो भी इसी पर्पस के लिए आए हैं। वो कह चुके हैं कल जॉइंट प्रेसर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि हम उनको रिकॉग्नाइज तो नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स दिस। तो अगर आप इसको डिनाई करेंगे यहाँ टॉक शो पे बैठ के, तो मुझे लगता है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात आपने जो की थी, सॉरी आई एम फॉरगेटफुल, आपके जो सवाल हक्कानी नेटवर्क, अच्छा, जी। देखें
देखिए, हमने पहले ही कहा है उनको कि हम तमाम एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, और अगर इस बात को आप इस तरह से देखेंगे कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, कहने में भी बात का वजन होता है। एक सॉवरेन मुल्क अगर कोई बयान दे रहा है तालिबान के मुतालिक, फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ा सख्त बयान दे चुकी है हमारी, ये कह चुकी है कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। जो वहां से जो कैदी रिहा हुए थे उसके ऊपर भी हमारी तरफ से हाई कंसर्न्स रेज किए गए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे बयानात को बोले अच्छा चले वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमसे मिल ठीक है मोना जी, इसका मतलब हम इसका मतलब हम ये निकालें कि कहीं ना कहीं आप इस बात से खुश हैं कि चलिए तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात से आपको डर भी लग रहा है कि ये वही तालिबान है जो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में खून खराबा शुरू कर दे, टेररिज्म पाकिस्तान में तालिबान की वजह से शुरू हो जाए। हम आते हैं क्योंकि एक एक रिएक्शन जल्दी से और लोगों से ले लें। याकूब साहब के पास भी जाना है। सुशांत साहब, आप इस बात को मानते हैं कि ये हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करने का डर है जो अब आईएसआई चीफ तुरंत पहुंच गए? नहीं, मेरे ख्याल हक्कानी नेटवर्क को तो ये सपोर्ट कर ही रहे थे। हक्कानी नेटवर्क तो इन्हीं का वो है, जिसको वो अमेरिकी भी कहते थे कि वेरिटेबल आर्म, इन्हीं का एक अंग है अप्रत्यक्ष टाइप का जी। तो वो तो है, लेकिन मेरे ख्याल मोटी मोटी बात तो यही है यार, ये कि सरकार बनवाने गए हैं कि जैसे तैसे करके कोई सरकार बन जाए, क्योंकि लगभग अब 20 दिन हो गए हैं इनको काबुल के ऊपर काबिज हुए, और अभी तक जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और अभी अगर देखा जाए टेक्निकली तो अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, कोई सरकार नहीं है। डिसीजंस कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है? जिसको देखो वो अपना डिसीजन ले रहा है, क्योंकि सब लोग हथियार बंद है। वो क्रिकेट मैच भी देखने जाते हैं तो अपने हथियार लेके जाते हैं। तो इस तरीके के हालात है, तो वहां पर कौन आएगा, कौन उनसे बात करेगा, किससे किसको बात करनी है? तो पाकिस्तान की तो बहुत शदीद जरूरत है कि जितनी जल्दी वो हुकूमत बनवा लें। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, 92 में भी इन्होंने यही किया था, 96 में भी ये किया था। तो ये तो पुरानी इनकी वो है, तो वही वाला खेल अभी दोबारा से चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इनकी बहुत सारी जो अजम्पशंस हैं अफगानिस्तान को लेके वो चकनाचूर होंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो होंगी। अपराजिता जी, क्योंकि अफगानिस्तान एशिया के एकदम बीचों बीच, या अगर हम आम भाषा में कहें उसे अपराजिता जी, तो वो चौराहे पर है, और इसकी स्ट्रेटेजिक, इसकी रणनीतिक का इसका जो महत्व है और वो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या हमें वेट एंड वॉच वाली नीति पर ही चलना चाहिए, या हमें प्रोएक्टिव होकर कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए? अफगानिस्तान निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हम सब वाकिफ हैं, और इसलिए हम सारी परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हमने नजरअंदाज कुछ नहीं किया है। लेकिन देखिए, वेट एंड वॉच पॉलिसी हमारी कूटनीति का हिस्सा है, और इस परिस्थिति में, इस संदर्भ में वेट एंड वॉच रखना ही बेहतर है। लेकिन मैं आपको कह दूं, आपने कुछ समय पहले कहा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कहूंगी, अब्दुल्ला बेगानों की शादी में नहीं गए हैं, अपनों की शादी में गए हैं। हमारे विदेश सचिव ने कुछ दिन पहले कहा था, लगातार तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है और नर्चर किया है, और अमेरिका के फौजों को बाहर निकालने में और तालिबान को लाने में जो इस रीजन का, या मैं कहूं विश्व का सबसे बड़ा समर्थक है अलगाववाद और आतंकवाद का, पाकिस्तान, उसका हाथ है, और हम सब वाकिफ है, पूरा विश्व वाकिफ है। जी मैम, अभी एक थोड़ा सा समय कम है, जल्दी से याकूब जी, आपको लगता है कि आपने कहा कि भाई हम इकोनॉमी की बात करने आए, आईएसआई चीफ गए, ट्रेड की बात करने गए हैं, तो जो सेंट्रल एशिया है, वो इंडिया पाकिस्तान आप दोनों को ले लीजिए, सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, और इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे जो रूट्स हैं इकोनॉमी के और ट्रेड के, वो यहीं से हैं, और अफगानिस्तान आपके हमारे दोनों के लिए इन सब देशों में। लेकिन ये जो इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, ये कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा दे पाकिस्तान को? देखिए, पहली बात तो इस बात का जवाब दे दूं कि आप एक बात को इग्नोर करे चले जा रहे हैं कि डीजी आईएसआई फैज हमीद ने तो पहले भी, आप ही लोगों ने तस्वीरें चलाई थी, वो नमाज पढ़ रहे थे तालिबान के साथ, वो दोहा में मिले थे।
उनका एक बिल्कुल एक रोल था उनका कि जिन्होंने ये पीस डील मैच्योर कराई, तो उनका तो स्टेक सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी सुशांत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बड़े इररिफ्यूटेबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए, यहाँ पे बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और उन्होंने वो गुड की बात की, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने ठीक कहा। लेकिन वो थोड़ा सा बात को वो 92 93 से फिर आगे नहीं लेके गए। गुलबदीन हिकमत यार की गए कि ठीक है जी, फेवरेट थे हमारे एक वक्त में। यही गुलबदीन हिकमत यार जो था सीआईए का मोस्ट फेवरेट था, सबसे ज्यादा फंडिंग इसको हुई। चले जी, हमने उसको अगर फेवरेट करार दे दिया या हमने थोड़ी सी सपोर्ट दे दी कि भाई काबुल में पीस आ जाए। यही गुलबदीन हिकमत यार जब प्राइम मिनिस्टर था तो उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था वो अहमद शाह मसूद था, ठीक है। यही गुलबदीन हिकमत यार ने सेफ पैसेज दिया ओसामा बिन लादेन को। यही गुलबदीन हिकमत यार जो था ये आगे जाके इसने सबसे ज्यादा अटैक किया अमरीकी मारे। और इसी गुलबदीन हिकमत यार ने लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया अशरफ गनी के मुकाबले में, तो इसको पार्डन भी कर दिया, अमरीकी मारने की जो सजा थी वो भी माफ कर दी, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी ले आए। तो अगर हमने उस वक्त गुलबदीन को छोड़ के अगर हमने स्टेबिलिटी लाने के लिए तालिबान को सपोर्ट कर दिया, और हमें ये लगता था कि तालिबान जो है वो वहां पे आके उन्होंने अमन कायम कर दिया है, तो इसमें हर्ष वाली क्या, आपका तो नजीबुल्लाह भी नहीं कामयाब, आपके सब डूबे ना, आपका ठीक है। याकूब जी सुन लीजिए, सुशांत जी को सुन लीजिए प्लीज। नहीं कर सके सुशांत जी, वक्त अच्छा, वो ऐसा है, एक तो प्रधानमंत्री इन्होंने बनवाया था गुलबदीन को, लेकिन वो एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो कभी भी अपनी राजधानी में घुस नहीं पाया। सिर्फ उसने राजधानी को दस्तनबूद कर दिया था। कब घुसा था सर काबुल में, कब घुसा वो, कब अपने ओहदे पे बैठा वो, एक बारी भी नहीं। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री भी इन्होंने दी थी, इन्होंने ही दी थी वो अहमद शाह मसूद को, और ये नहीं चाहते थे कि अहमद शाह मसूद वगैरह पहले आकर काबुल के ऊपर काबिज हो जाए। तो ये उनका खेल थोड़ा सा खराब हुआ। इस बार इन्होंने इंश्योर किया कि जो हक्कानी है वो पहले काबुल के अंदर घुस जाए, ताकि जो पिछली दो बार 92 में और 96 में जो इनके साथ हाथ हुआ, या 2001 में, रादर नॉट 96 में, जो 2001 में इनके साथ हाथ हुआ वो इस बार ना हो। लेकिन एक चीज सईद बहुत जरूरी है, ये जो आप सारी सेंट्रल एशिया की बात करते रहते हैं ना यार, मुझे कोई ये बताए सेंट्रल एशिया में कौन से खजाने दबे हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, सेंट्रल एशिया का जो समरकंद, बुखारा और इस तरीके के जो शहर थे, ये शायद 15वीं 16वीं सदी में बड़े अमीर शहर थे। आज क्या बनाता है सेंट्रल एशिया, क्या बेचता है, कहां बेचता है, किससे क्या खरीदता है? तो ये जो एक सारा का सारा वो बनाया हुआ है ना कि जी वो वहां से पता नहीं दूध और शहद की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी अफगानिस्तान के थ्रू, और पता नहीं सीपेक कहां पर पहुंच जाएगा, और पता नहीं कौन सी खदानें हैं, और कितने पता नहीं सोने का, और पता नहीं क्या क्या है यार, ये सब। चलिए, आज आपने एक बात तो क्लियर कर दी, एक बात तो क्लियर कर दिया आपने कहा कि अगर ना भी मुड़ के देखें तो कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमने इतनी मदद की और आगे भी करेंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का अपना सिद्धांत है सर। नहीं ठीक है, नहीं एक शब्द सर, हमने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि अफगानिस्तान में जब अस्थिरता होती है तो वो अस्थिरता सारे खित्ते को खराब करती है। बिल्कुल सर, और तो हम वहां स्थिरता लेके आने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने वहां अस्थिरता लेके आए। बिल्कुल, ये सही बात है। अपराजिता जी, हम आना चाहते थे, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन समय इस वक्त बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दे रहा है। तो अपराजिता जी, लेफ्टिनेंट सिंह, सुशांत सरीन जी, अब्दुल समद याकूब जी और मोना आलम जी, आप सभी का इस बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात सिर्फ इस बात के लिए हो रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का भी ऐलान नहीं हुआ है। कौन राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, क्या स्वरूप होगा कैबिनेट का ऑफिशियल, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ को वहां पर भेज दिया है, और यह पाकिस्तान की नीयत पर, मंशा पर शक पैदा करता है, सवाल खड़े करता है, और भारत एकदम अलर्ट है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। इस पेशकश में, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।